नमस्कार, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल स्वदिता फ्रेंड्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम सभी 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनका अध्ययन करेंगे। साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा नोटिफिकेशन आरओ से संबंधित आरओ 2023 से संबंधित जो संक्षिप्त नोटिफिकेशन होता है वो समाचार पत्रों के माध्यम से आज प्रेषित हुआ है और विस्तृत नोटिफिकेशन 9 तारीख को आ जाएगा। 9 अक्टूबर को 411 पदों की अभी सहमति हुई है, उसमें सूचना के द्वारा ये ज्ञात हुआ है। लेकिन प्री का रिजल्ट आते आते प्री होने तक ये पद की जो संख्या है वो संभवतः 500 के लगभग बढ़ जाएगी, ऐसी सूचना है। तो बहुत ही स्वर्णिम अवसर है ये सचिवालय में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की एक जो सम्मानित पद है इसको प्राप्त करने का, जिसमें करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। और इसलिए ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है इसको बड़े ही ध्यान से पढ़िए। और डेली करंट अफेयर्स की ये जो सीरीज हम चला रहे हैं इसमें जो पीडीएफ है वो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड कर दी जाती है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां स्वदिता एस्पिरेंट्स नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, वहां जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और बार बार अध्ययन कर सकते हैं। और पूरा लाभ लेने के लिए वीडियो को जरूर देखें। और एक गुजारिश है, स्वदिता एस्पिरेंट्स हमारे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी जरूर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला है अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम। ये क्या है? जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अमेजन इंडिया और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के सहयोग से एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। इस पहल में जनजातीय समुदायों के बीच मौजूद शैक्षणिक अंतर को सुधारने और उभरती प्रौद्योगिकियों में उनके सफल कैरियर को सुनिश्चित करने की क्षमता है। तो याद रखिएगा, अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किससे है? जनजातियों की शिक्षा से संबंधित है और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा ये प्रारंभ किया गया है। अगला है 2023 सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार। 2023 सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार ये अमेरिका के बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में एक सहायक प्रोफेसर हैं, गणितज्ञ रुइक्सियांग झांग, चीनी नाम है ये, रुइक्सियांग झांग, इनको ये पुरस्कार दिया गया है 2023 का सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार। ये गणितज्ञ हैं, प्रोफेसर हैं और गणित के क्षेत्र में इनको लेखनीय योगदान के लिए जो इनको दिया गया है। तो याद रखिएगा पुरस्कार का नाम और जिनको प्राप्त हुआ है वो नाम। अगला है सरना कोड। क्या है सरना कोड? अभी झारखंड में ये एक जनजाति है, ये एक आदिवासियों का समूह है। और इनकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, धार्मिक जो पालन, इनकी जो पूजा पद्धति है वो बहुत ही अद्वितीय है। ये प्रकृति पूजा पर आधारित है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र के माध्यम से आदिवासियों के लिए सरना धार्मिक कोड को मान्यता देने का अनुरोध किया था। सरना कोड की उपेक्षा को लेकर चिंता जताई गई थी, जो संविधान की 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासी विकास नीतियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। अब सरना धर्म है क्या? सरना धर्म झारखंड में एक महत्वपूर्ण आदिवासी आबादी करती है, इसका पालन करती है और मुख्य धारा के धर्मों से ये अलग है। प्रकृति की पूजा करने वाले आदिवासियों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान की रक्षा करने की जरूरत है। 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची वाले राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और एसटी के प्रशासन तथा नियंत्रण के लिए प्रावधान करती है। 6ठी अनुसूची में क्या, कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अगला है एफएसएसआई द्वारा खाद्य भंडारण हेतु समाचार पत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध। जनरली देखा जाता है जो
समाचार पत्र होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, उनसे भी जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका रैपर के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। तो FSSAI ने, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने इसको जो है इस पर प्रतिबंध लगाया है और इसके लिए उपयोग किया है खाद्य सुरक्षा मानक पैकेजिंग विनियम 2018 को अधिसूचित किया है, जो भोजन के भंडारण तथा उनकी पैकिंग के लिए समाचार पत्रों या इसी तरह की सामग्री के उपयोग पर सख्ती से प्रतिबंध लगाता है। ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? क्योंकि जो समाचार पत्र होते हैं उसमें जो स्याही प्रयोग में लाया जाता है उसमें विभिन्न प्रकार के जो जैव सक्रिय सामग्रियां होती हैं वो स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं और भोजन को दूषित करती हैं। इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। साथ ही साथ जो मुद्रण में स्याही प्रयोग होता है उसमें सीसा और भारी धातु हैवी मेटल्स के रसायन भी शामिल हो सकते हैं, जो कि कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। FSSAI स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि फलाना संगठन, फलाना जो संगठन है वो कैसा निकाय है, तो ये स्वायत्त वैधानिक निकाय है। अगला है इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव। ये इसका चौथा संस्करण था। आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। अगला है VOC पोर्ट के माध्यम से ग्रीन अमोनिया का आयात। VOC पोर्ट क्या है? VOC पोर्ट चिदम्बरनार बंदरगाह, इसी को तुतीकोरिन कहते थे पहले। ये वही बंदरगाह है जिसका नाम अब चिदम्बरनार बंदरगाह, मतलब VOC, C स्टैंड फॉर चिदम्बरनार, तो VOC पोर्ट। तो VOC पोर्ट बंदरगाह ने अपनी गो ग्रीन पहल के हिस्से के रूप में पहली बार ग्रीन अमोनिया का आयात किया है। पारंपरिक ग्रे अमोनिया के उपयोग से हटकर परीक्षण के आधार पर ग्रीन सोडा एस का उत्पादन करने के लिए ग्रीन अमोनिया का उपयोग किया जाएगा। दरअसल यह बंदरगाह, जो पहले तुतीकोरिन नाम से जाना जाता था, पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन पोर्ट पहल में अग्रणी रहा है। हरित अमोनिया उत्पादन वह है जहां अमोनिया बनाने की प्रक्रिया 100% नवीकरणीय और कार्बन मुक्त होती है। इस चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट की अगर बात करें तो इसे पहले तुतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट नाम से जाना जाता था। ये तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह और भारत का चौथा सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है। याद रखिएगा, तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा और भारत का चौथा सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है। अगला अजय जडेजा, ये चर्चित रहे हैं। अभी जो वर्ल्ड कप, विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता पुरुषों की चल रही है, उसमें उसके लिए जो अफगानिस्तान की टीम आई है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ACB ने अजय जडेजा को आगामी एक दिवसीय विश्व कप के लिए टीम मेंटोर नियुक्त किया है, जो 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारत में होने वाला है। तो नाम याद रखिएगा, किस टीम के लिए? अफगानिस्तान के लिए अजय जडेजा मेंटोर का कार्य। अगला है उत्तर प्रदेश का जो जेवर में निर्माणाधीन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, जो निर्माणाधीन अभी है, इसको इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA द्वारा विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय 3 अक्षर कोड DXN प्रदान किया गया है। आपने देखा होगा जो रेलवे स्टेशन होते हैं, प्रत्येक स्टेशन का अपना एक शॉर्ट कोड होता है, 2-3 नाम शब्द होते हैं, तो शब्द नहीं, उसमें लेटर होते हैं, अक्षर होते हैं, कैपिटल्स। तो वैसे ही जो एयरपोर्ट्स होते हैं उनके भी शॉर्ट में अक्षर कोड होते हैं। तो अभी तक उत्तर प्रदेश का जो जेवर में निर्माणाधीन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसे ये कोड नहीं प्राप्त हुआ था। अब इसे ये जो मिला हो DXN है। D स्टैंड्स फॉर दिल्ली, N स्टैंड्स फॉर नोएडा, X का अर्थ है विश्व भर से कनेक्टिविटी से है, मतलब दिल्ली बगल में है, नोएडा में है ये, और X का अर्थ है विश्व भर से कनेक्टिविटी से है। तो ये कोड याद रखिएगा। चूंकि उत्तर प्रदेश से है तो समीक्षा अधिकारी की जो संभावित परीक्षा है, APS और जो भी अन्य उत्तर प्रदेश संबंधित परीक्षाएं हैं, वहां पूछा जा सकता है। अगला है पिंक बॉलवर्म। पिंक बॉलवर्म ये कॉटन, कपास से संबंधित एक रोग है। और ये कैसे फैलता है?
ये पिंक बॉलवर्म पेक्टिनोफोरा गॉसिपिएला का संक्रमण किसानों के लिए एक संकट बन गया है। कपास के खेतों में होता है, जिससे व्यापक क्षति एवं वित्तीय नुकसान हो रहा है। मतलब जो कपास की फसल होती है उसको ये नुकसान करता है। इसका जो संक्रमण था 2021 से उत्तरी राजस्थान, हरियाणा और दक्षिण पश्चिमी पंजाब में कपास के खेतों को प्रभावित किया है। इसको शॉर्ट में पीबीडब्ल्यू भी कहते हैं। और ये एक विनाशकारी कीट है जो कि बहुत विनाश उत्पन्न करता है, मतलब बहुत क्षति पहुंचाता है, जो मुख्य रूप से कपास की फसल को प्रभावित करता है। एशिया की एक स्थानीय प्रजाति है यह, जिसे पहली बार वर्ष 1842 में भारत में देखा गया था। और आपने सुना होगा बीटी कॉटन, बैसिलस थ्यूरोजेंसिस, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन था, जिस पर काफी इकोलॉजिस्ट का जो है काफी विवाद भी हुआ था। तो ये बनाया गया था कि ये प्रतिरोधी क्षमता से परिपूर्ण था, ऐसे रोगों से ये लड़ सकता था। लेकिन वो प्रजाति भी, बीटी कॉटन भी, जो शुरू में कुछ कीटों के खिलाफ प्रभावित है, अब कीट के प्रतिरोध के कारण पीबीडब्ल्यू से निपटने में अपनी प्रभावकारिता खो चुका है। तो याद रखिएगा पिंक बॉलवर्म क्या है और किस फसल से संबंधित है। आगे नोबेल पुरस्कार, साथियों याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार 2023 और एशियन गेम जो चाइना में चल रहे हैं, इनसे एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। कोई भी जो एग्जाम होंगे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में, ये जरूर पूछा जाएगा। तो एशियन गेम्स से संबंधित मैं एक विशेष वीडियो लाऊंगा। जब एशियन गेम्स समाप्त हो जाएंगे तो समग्र रूप से उसको उसी पर एक डेडिकेटेड वीडियो में लाऊंगा। और मैं नोबेल पे भी लाऊंगा, चूंकि नोबेल पे यहाँ कुछ फिजिक्स और मेडिसिन के हैं, तो इसलिए यहाँ समावेश किया गया है। तो फिजिक्स और मेडिसिन का नोबेल, मेडिसिन इसे या फिजियोलॉजी कह लीजिए, नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है, जिसको रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। एक बात याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार जितने भी क्षेत्रों में होते हैं किसी एक संस्था द्वारा नहीं दी जाती हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो है फिजिक्स का और मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार देती है। तो जो फिजिक्स का है वो पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रूज और एनी एल हुइलियर संयुक्त रूप से 3 लोगों को मिला है। संख्या भी याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा। संयुक्त रूप से 3 लोगों को मिला है। भौतिकी में 2023 का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इन्हें ये अवार्ड पदार्थ मैटर में प्रकाश के एटोसेकंड पल्स से जुड़े अध्ययन के लिए दिया गया है। और रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज हर वर्ष भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र, ये 3 जो क्षेत्र हैं, इसमें यही एकेडमी देती है कि नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करती है। वहीं फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है वो कैटालिन कारिको और ड्रू विजमैन को दिया गया है। नाम याद रखिएगा। अगला है भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण 14 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में किया जाएगा। ये 19 फुट की मूर्ति है। इसको स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया गया है। इसका उद्घाटन मैरीलैंड में किया जाएगा। याद रखिएगा भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबसे बड़ी प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, कहां? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अभी कुछ दिन पहले, मैं 2-3 दिन पहले का करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे तो भारत के बाहर सबसे बड़ा मंदिर जो था वो था कंबोडिया का अंकोर वाट। लेकिन उसके बाद जो नया बन रहा है स्वामी पद्मनाभन स्वामी का जो है वो अमेरिका में ही बन रहा है। स्वामी पद्मनाभन मंदिर वो अमेरिका में ही बन रहा है। अगला है खादी महोत्सव। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग मंत्री नारायण ने मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। खादी महोत्सव 31 अक्टूबर तक चलेगा। खादी महोत्सव कहाँ आयोजन हुआ? मुंबई में। विश्व बैंक ने वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी जो 2023-24 के लिए भारत का जो जीडीपी ग्रोथ है, वृद्धि दर है, उसको 6.3% रखे जाने की उम्मीद जताई है, घोषणा की है। विश्व बैंक का कहना है कि भारत पर्याप्त बाहरी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद बहुत मजबूत आर्थिक विकास का प्रदर्शन कर रहा है।
साथियों, ये 30 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर तक के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण थे, उन्हीं का समावेश करते हुए ये आज आप सभी के सामने प्रस्तुत है। तो धन्यवाद साथियों। निवेदन है, हमारा यूट्यूब चैनल स्वदित एस्पिरेंट्स, कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि हम जो भी यहाँ अपलोड करें वीडियो, आप सभी तक उसकी जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए।